नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। श्रोताओं नमस्कार। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसके लिए अब अलग से खेल विभाग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाएं भी चलाई है, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बुलंद हो सके। आज के आइए मिलते हैं कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में। इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज आकाशवाणी पूर्णिया के स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्णिया के जिला खेल पदाधिकारी श्री रविशंकर झा जी। सर, आकाशवाणी पूर्णिया के स्टूडियो में आपका स्वागत है। खेल जैसे विषय पर चर्चा करने के लिए और मेरा इस चर्चा में आमंत्रण के लिए मैं आकाशवाणी पूर्णिया एवं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा कई योजनाएं हैं और जिसमें से सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना है, इसके साथ साथ आपको मुख्यमंत्री खेल विकास योजना भी है। इसके साथ आपको मेडल लाओ नौकरी पाओ, और आपने हाल में ही सुना होगा कि बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दे दी गई है। जी, तो अभी बिहार सरकार ने मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना शुरू की है। इसके तहत किस तरह से चयन किया जाता है, क्या प्रक्रिया है इसके लिए? मेडल लाओ नौकरी पाओ एक बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके तहत अगर कोई युवा जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हो और या उन्होंने कोई गेम में, मतलब टीम एफर्ट वाले गेम में भी कुछ विजेता हुई हो, उनके टीम जीते हो, इसमें मतलब बिहार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और बिहार के लिए मेडल लाया हो, तो उनके प्लेयर्स को इसमें नौकरी दी जाती है। जैसे आपने हाल में ही देखा होगा, इधर कुछ दिन पहले की बात है, एक सप्ताह पहले की बात है, लगभग आकाशदीप जो यहाँ के क्रिकेटर हैं उनको मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत डीएसपी जैसा पद दिया गया। साथ ही साथ मुकेश कुमार जो भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज भी हैं और T20 में आपको फेमस हुए थे दिल्ली कैपिटल से खेल करके, उनको भी इसमें नौकरी दी गई है, डीएसपी पद दिया गया है। साथ ही साथ पूर्णिया के एक लड़का है समीर जो बैडमिंटन खेलता है, उसको भी एलडीसी का पद दिया गया है। तो मेडल लाओ नौकरी पाओ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर जो भी खिलाड़ी बहुत अव्वल है अपने क्षेत्र में, जिस भी प्रतिस्पर्धा, जिस भी उनकी विधा है, चाहे वो कोई सा गेम हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, रग्बी हो, जो भी विधाएं, जितनी विधाएं हम यहाँ पे है खेल की, उसमें अगर वो अव्वल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनको पदक पाते हैं, तो उनको इसमें नौकरी दी जाती है। इसमें आपको बेसिक ग्रेड से लेकर के लेवल 9 तक के पद की नौकरी दी जाती है। इससे खेल को बढ़ावा देने में किस तरह से ये मेडल लाओ नौकरी पाओ से एक आप जानते ही हैं कि आज युवाओं में सबसे बड़ी जो मांग होती है सरकार से या फिर किसी चीज़ में, उनकी नौकरी होती है, उनका जीवन यापन और जो सिक्योरिटी होता है उनके लिए कि भाई हम बड़े हो चुके हैं, हम अपनी फैमिली के लिए हमें सोचना है, तो उसमें नौकरी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है, जिसके थ्रू वो अपने जीवन यापन या दैनिक जो उनका खर्च का वहन है वो अपना कर पाते हैं। और इस माध्यम से, जैसे कि पहले लोग कहते थे कि सिर्फ पढ़ाई कर करके कोई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, उससे आप सेलेक्ट होते हैं तभी आपको उसमें नौकरी मिलती है, लेकिन सरकार की इस मुहिम ने एक नए उसको उत्पन्न किया है, नई जर्नी किसी के लिए। जैसे कि उनको अगर वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में बहुत अव्वल हैं तो तभी उनको नौकरी के पात्र होंगे, डीएसपी या बिहार प्रशासनिक सेवा के पद और भी कई जो बिहार सरकार के जितने भी पद हैं उसके आप उसके योग्य होंगे। इसमें सरकार ने खेल को चुना है। जैसे कुछ कहते हैं बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, अव्वल होते हैं, कुछ खेल में बहुत अव्वल होते हैं, तो सिर्फ पढ़ाई तक
के वाले बच्चों को ही नौकरी का अधिकार ना मिले, इसको मतलब मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं कि हमको जीने का अधिकार मिलना चाहिए, जीवन में दैनिक दिनचर्या जीवन यापन का अधिकार जो हमारा है, उसके तहत खेल के माध्यम से भी अब नौकरी देने की व्यवस्था शुरू की गई है। और इसमें अगर वो बहुत अव्वल हैं, वो सच में पदक लाते हैं, तो उन्हें कोई कंपटीशन फेस करने की आवश्यकता फिर नहीं होगी। उन्हें बस वो अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जो प्रतिभा है उनको दिखाने का बताना होगा कि भाई हमने इसमें ये मेडल लाया है, तो उसके उस तहत उनको नौकरी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जिसके तहत जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सरकार ने अभी खेल को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र का भी गठन किया है, तो इसमें खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है? बहुत अच्छी बात आपने कही है और बहुत अच्छा प्रश्न है आपका यह। एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र जो है, यह ऐसे बच्चों के लिए है जिनमें काफ़ी प्रतिभा है, चाहे वो पंचायत स्तर के हो, शहर के हो, गांव के हो, कहीं के हो, बिहार से। तो उनमें अगर प्रतिभा है तो वो अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए और उनकी प्रतिभा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक के तौर पे उनको मतलब प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए तैयार करने के लिए एकलव्य राज्य आवासीय शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है। और इसमें इसका चयन की प्रक्रिया यही है कि अगर जो भी बच्चे जिस खेल में चाहते हैं कि मैं इसमें अपना टैलेंट को दिखाऊं, तो वो सिंपल है, इसमें 12 से 14 वर्ष की उम्र होनी चाहिए उनकी। 12 से 14 वर्ष के अगर बच्चे हैं तो उनको पहला क्राइटेरिया यही है। दूसरा है, अगर कोई किसी भी राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने पदक प्राप्त किया है, तो उनको 2 साल का एज का जो रिलैक्स दिया जाता है। इसमें सिंपल सा है कि आपको आधार कार्ड, बिहार का डोमिसाइल, आपका जन्म प्रमाण पत्र और किसी स्कूल से, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उससे एक आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बस लाना होता है, और अपने गेम में पार्टिसिपेट करके फिर उसमें जो आपके अंक होते हैं उसके आधार पे टॉप 30 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है पूरे बिहार से। और इसके अलग अलग जगह पे इनका ट्रायल भी लिया जाता है, जैसे कि पूर्णिया में भी इस साल आपको वॉलीबॉल का, आर्चरी का, फुटबॉल का इनका ट्रायल लिया गया था, और पूरे बिहार में इसका ट्रायल लिया जाता है। फिर बिहार के जो टोटल जितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके सभी के अंक को, उनका जो बैटरी टेस्ट होता है उसके आधार पे फिर टॉप 30 बच्चों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। टॉप 30 बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद वो जिस भी विधा से में सेलेक्ट हुए हैं उनका अलग अलग जिले में सेंटर बनाया गया है। जैसे पूर्णिया की आप बात करें तो पूर्णिया में 3 सेंटर्स हैं एकलव्य के। पहला तो फुटबॉल का है, दूसरा आपको एथलेटिक्स का है, और तीसरा यहाँ आर्चरी का है। तो 2 जो फुटबॉल और एथलेटिक्स हैं ये बॉयज़ के लिए हैं, और आर्चरी यहाँ गर्ल्स के लिए है। तो जो पूरे बिहार में बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे, जो टॉप 30 में आए होंगे, तो उनको, और वेटिंग लिस्ट भी होता है हमारे पास। मान लेते हैं कि शुरुआत के बच्चे में कुछ उनकी रही होगी मजबूरी, या फिर उनको कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि वो नहीं आ पाते हैं, या फिर यहाँ पे रहने को तैयार नहीं होते हैं, या हो सकता है गार्जियन उनका सोचते होंगे कि बहुत दूर हमारा बच्चा जा रहा है, छोटा है। तो इन कारणों से जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उनको हम लोग फिर ले आते हैं। तो टॉप 30 बच्चों को हम पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको चयन करके इस एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र में उनको नामांकन किया जाता है। अच्छा, बात करें सुविधाओं की, तो ये एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र जो है, चूँकि ये रेसिडेंशियल है, हाँ, तो यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए? इसमें बच्चों की सारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि अभी जो उनकी पढ़ाई है, तो जो बच्चे छोटे हैं 12 से 14 वर्ष के हैं, तो मोस्टली वो 6 to 10th के बच्चे होंगे या 12th के बच्चे होंगे। तो ऐसे में उनको जो बेसिक सुविधाएं सारी, जैसे कि उनका जो पढ़ाई है, मान लेते हैं अगर कोई रोहतास का बच्चा है, वो किसी दूसरे ज़िले में गया है, तो फिर उसमें वहाँ के स्कूल में उसका एडमिशन होगा, उसी स्कूल में जहाँ पे वो सेंटर चलाया जाएगा, या उसके आसपास के स्कूल में। दूसरा है उनके रहने का, खाने का और उनके प्रशिक्षण का, सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती है। प्रशिक्षण के लिए उनको एक प्रशिक्षक, जो कि NIS प्रशिक्षक होते हैं, कोचेज होते हैं, उनको बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा चयन करके उनको भेजा जाता है संबंधित केंद्र पे। और खाना, उनका दिन का, उनके प्रशिक्षण का, उनके सब कुछ का ध्यान रखा जाता है, उनके मेडिकल का, फैसिलिटीज़ का। और उसके बाद अब जिला खेल पदाधिकारी द्वारा रेगुलर, निरंतर जो है उसमें एक अंतराल पे विजिट भी किया जाता है, और उसमें उनकी समस्याओं को पूछा जाता है। फिर उन समस्याओं का रिपोर्ट बना करके बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं खेल विभाग को भेजा जाता है, ताकि उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। अच्छा, अगर हम पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम हो रहे हैं अभी? पूर्णिया जैसा कि ये जो जिला है खेल में बड़ा समृद्ध है। यहाँ पे मोहन बगान जैसे जो फुटबॉल के खिलाड़ी थे वो आए और यहाँ पर अपना परफॉर्म किया है और जीत कर यहाँ से गए थे। वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात देखें तो अभी हमारे पास इंदिरा गांधी स्टेडियम है, जिसमें कि सिंथेटिक ट्रैक
के थ्रू एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है पूर्णिया जिला के लिए, जो सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक अपने पास ये उपलब्ध साई है। के द्वारा बना है। हाँ, साई के द्वारा इसको बनाया गया था। खेलो इंडिया का ये मुहिम था, उसमें बनाया गया। तो जो बच्चे हैं हमारे, उनको एक आधुनिक अवसंरचना यहाँ प्राप्त हुआ है। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे महात्मा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जिसमें कि बैडमिंटन के लिए उसको बनाया गया था। अभी भी उसमें कई बच्चे खेलते हैं। इवन वहाँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी, वो भी अपना फिजिकल फिट इंडिया मूवमेंट की तरह अपना फिजिकल फिटनेस के लिए वहाँ जाते हैं और काफ़ी अच्छा अवसंरचना यहाँ के बच्चों के लिए है। और साथ ही साथ इसके अलावा पूर्णिया में हर एक पंचायत में आपको खेल मैदान का निर्माण किया गया है। हालांकि अभी जितनी हमारे पास उपलब्धता थी उसमें हमने 173 खेल का मैदान निर्माण किया है और भी भविष्य में निर्माण किए जाएंगे अगर जगह उपलब्ध होता है तो खेल मैदान का निर्माण कराया जा चुका है आपको। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने बना रखा है, तो उसके माध्यम से भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जब उस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, तो उनको एक बेहतर अवसंरचना मिल जाती है। और हालिया आपने देखा होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा में घोषणा की गई थी। और यह भी बहुत बड़ी सौगात है पूर्णिया के लिए, क्योंकि इसमें आप साइकिलिंग वेलोड्रम का भी सिंथेटिक वेलोड्रम बनाया जाएगा, साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ हॉल होंगे उसमें, और भी कई सारी सुविधाएं उसमें आपको होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो आधुनिक अवसंरचना पूर्णिया को मिल रहा है, तो मुझे लगता है पूर्णिया ही नहीं बल्कि बिहार के बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा कि खेल के माध्यम से इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो लोग भी इससे जुड़े, युवा अपने प्रतिभा को दिखाए। अच्छा, हम बात करेंगे खेल छात्रवृत्ति योजना की। तो ये खेल छात्रवृत्ति नीति क्या है और इसकी पात्रता क्या है? खेल छात्रवृत्ति योजना, अभी आपने खेल जो नीति आई है इससे पूर्व इसको लाया गया था। खेल छात्रवृत्ति योजना के तहत इसका मेन जो मुख्य उद्देश्य अगर हम कहें तो मुख्य उद्देश्य यह था कि जो बच्चे जिनको आधुनिक अवसंरचना की कमी है या वित्तीय सहायता इनको चाहिए और हो सकता है उनकी फैमिली उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा है, वो टैलेंटेड है, तो वित्तीय सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, इस पहल की। और बहुत महत्वाकांक्षी पहल भी है ये सरकार की। इसमें 3 कैटेगरी आप अभी देखेंगे, 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है छात्रवृत्ति को। पहला इसका जो कैटेगरी है वो प्रेरणा के, ये बेसिक ग्रासरूट लेवल का ये मतलब ग्रासरूट लेवल पे के बच्चों को दिया जाता है। इसके तहत जो बच्चों का सेलेक्ट किया जाता है, उस बच्चों को सिलेक्शन उनको 3 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अच्छा। वो 3 लाख बच्चे किस प्रकार यूज कर सकते हैं, तो वो अपना डाइट के अच्छा डाइट, उनको अच्छी डाइट चाहिए होती है तो उसमें यूज करें, या फिर उनको प्रशिक्षण अगर अच्छा चाहिए उसमें करें, या उनको उपकरण चाहिए तो सरकार 3 लाख रुपए देती है। प्रेरणा के अंतर्गत जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको 3 लाख वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी तरह से है आपको सक्षम जो राष्ट्रीय स्तर पे कह सकते हैं इसको, विकास मतलब सेकेंड लेवल जो कह सकते हैं हम, ग्रास रूट से दूसरा स्तर पे हम जब जाते हैं तो उसमें सक्षम योजना आता है। सक्षम योजना के तहत आपको 5 लाख की राशि दी जाती है। उसमें भी यही कंडीशन है कि आप अपने या तो उस पर डाइट पे खर्च करो, या आप प्रशिक्षण में खर्च करो, या आपको जहाँ कहीं पार्टिसिपेशन लेना है, कहीं पार्टिसिपेट के लिए जाना है, उसमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें। तीसरा है आपको उत्कर्ष या उड़ान भी कहते हैं इसको। तो उत्कर्ष के तहत जो है आपको 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अच्छा। इसी वर्ष पूर्णिया के लगभग 7 बच्चे इस खेल छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ये तो बहुत अच्छी पहल है। और अभी आपने बात किया था कि पंचायतों में खेल मैदान, तो सरकार ने सभी पंचायतों में खेल मैदान बनाया है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? खेल मैदान का छोटा सा अगर हम लोग कहें, इसके तो बृहद पैमाने पे तो कई उसको हम लोग आंक सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें आज पंचायतों में देखें तो आप पूर्व की स्थिति अगर को जानें तो पहले बहुत सारा खेल मैदान हुआ करता था जहाँ पे लोग खेलते थे। आज बच्चों का झुकाव मोबाइल की तरफ ज़्यादा हो गया है और जनसंख्या बढ़ रही है थोड़ी, तो उसमें क्या है कि जो उपलब्धता है ज़मीन की, तो लोग अब थोड़ा खेल मैदान को कम इंटरेस्टेड थे। अब मैं भी देख रहा था कि पहले की तुलना में लोग जो मैदान का जो स्तर है कम हो गया था, तो सरकार की इस पे नज़र पड़ी कि अगर हमारे पंचायत में अगर इस तरह के मैदान नहीं होंगे, इसकी संख्या अगर कम हो जाएगी, तो फिर वहाँ के जो टैलेंट है, वहाँ की जो प्रतिभा है युवाओं के अंदर, उसको हम निखार नहीं पाएंगे। अगर वो प्रतिभा निखरेगी नहीं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए हम खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इसको सोचते हुए सरकार ने बहुत अच्छी पहल शुरुआत की कि हर एक पंचायत में खेल का मैदान बनाया जाएगा, वहाँ पे जमीन की उपलब्धता के आधार पे। तो हर एक पंचायतों में पहले शुरू किया गया ताकि वहाँ के बच्चों का जो भी गेम आप वो खेलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कोई कंडीशन है, वहाँ के बच्चे को जो गेम पसंद हो, उस क्षेत्र के युवा को, उस क्षेत्र के खेल प्रेमियों को जो भी गेम पसंद हो,
वो गेम की वहाँ शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ उस खेल ये मैदान के निर्माण के साथ साथ जो भी हमारे पास शिक्षक उपलब्ध हैं, शारीरिक शिक्षक उपलब्ध हैं, उसको भी टैगिंग का कार्य शुरू किया गया, ताकि अगर उनको ये आवश्यकता पड़े कि हमें प्रशिक्षक चाहिए या फिर हमें कुछ गेम्स के नियम पता करने हैं या किस कोर्ट का निर्माण कैसे किया जा सकता है, इस तरह की सुविधाएं भी उसको जोड़ा गया, ताकि बच्चों को बेसिक लेवल पे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत करनी हो तो आप पंचायत उससे बेहतरीन जगह कुछ नहीं हो सकता। सबसे बेहतर पंचायत है, क्योंकि वो सबसे ग्रास रूट लेवल है। तो ग्रास रूट लेवल से अगर हम टैलेंट को खोजेंगे, उनकी प्रतिभा को अवसर देंगे, तो ज़रूर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर कर सकेंगे। सरकार की भी यही इसमें सोच रही है। अभी आपने मोबाइल की भी चर्चा की, तो आज बच्चे और युवा जो हैं वो मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है तो आपका। इसको कैसे रोका जाए, साथ ही इन्हें इंडोर और आउटडोर गेम से कैसे जोड़ा जाए? दो चीज़ें हैं। इस तरह की चीज़ों को बेहतर करने के लिए दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली तो एक तो सरकार की मुहिम, सरकार की पहल, सरकार की योजनाएं जी। दूसरा जन भागीदारी। और जन भागीदारी में सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की मैं बात करूँगा। बिल्कुल। कि सिर्फ मान लेते हैं कि सरकार एक संस्था है, संस्था के तौर पे उन्होंने कुछ योजनाएं लाई और उस योजना को अमल करना शुरू कर दिया गया। लेकिन दूसरी बात, मैं जब जन भागीदारी की बात करता हूँ, हमारा भी वो कर्तव्य बनता है एक जनता के नाते, एक नागरिक के नाते, कि हमारे जो बच्चे हैं और हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं खास करके, उनको हम इससे दूर कैसे रखें, अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम जो मोबाइल, जो बचपन, आज देखता हूँ मैं बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके पास समय की कमी होती है, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बच्चे जन्म लेने के बाद कुछ साल या कुछ महीनों बाद ही उनको मोबाइल से खेलना शुरू कर देते हैं। तो पहला तो हम एक नागरिक के तौर पर इसको रोकना पड़ेगा, अपने बच्चे को हमें समय देना पड़ेगा। जी। ये मैं मानता हूं कि उनके पास समय कम होता है, लेकिन फिर भी उसी समय में से निकाल करके उनको समय देना होगा। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जो अभी सबसे बेस्ट लर्निंग मेथड है, उनको वो देना होगा। जैसे कि आप देखते हैं बच्चन में बहुत सारे टॉयज रखा जाता था, ABCD वगैरह, कुछ पजल्स वगैरह जोड़ने वाले होते थे, उसके तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। तो जन भागीदारी में एक माता पिता को मैं ये उनसे अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का अलग तरीका ढूंढें। उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या ड्राइंग का कुछ ऐसा दे हाथ में, वो कुछ भी करें, बस मोबाइल से वो दूर रहे। दूसरी बात, जो युवा हैं जिन्होंने मोबाइल की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उनसे मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल दो चीज़ों का है आपके लिए, अच्छा भी है आपके लिए और बुरा भी है। बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति का ये नियम है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप चुनते क्या हैं। तो मैं युवा से ये कहूँगा कि मोबाइल अगर जिस हद तक वो अच्छा है वहाँ तक आप जरूर चुनें, लेकिन जहाँ लगता है कि आपको वो आपकी सफलता में बाधा बन सकता है, वो बाधाएं उत्पन्न कर सकती है ऐसी चीज़ें, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे? तो इसका भी एक उपाय है, आप इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। युवा में तो वो ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के मुहिम चलाएं कि भाई मोबाइल को हटाइए। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं वो उसके थ्रू अपना बताएं कि मोबाइल का उतना ही यूज़ करें जितना उसकी आपकी आवश्यकता हो, बेवजह फालतू के मोबाइल का यूज़ को बंद करें। तो एक ये आपको हो सकता है मोबाइल से दूर करने का। तीसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे टैलेंट हंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो खेल को प्रतियोगिताएं होती हैं, उसको निरंतर तौर पे करने की आवश्यकता है। और यह भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पंचायत स्तर पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर हर एक वर्ष में 6 महीने पे कुछ न कुछ प्रतियोगिता का आयोजन कराए। अगर शहर में है, नगर निगम क्षेत्र होता है, नगर पंचायत होता है, वहाँ पर इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अवेयरनेस फैला करके, कैंपेन लगा करके इस तरह का काम करें, मतलब खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराएं। उसके साथ साथ जो बहुत अच्छे रिनोन्ड खिलाड़ी हैं, जैसे कि मान लेते हैं PV सिंधु हैं या फिर और भी क्रिकेटर्स हैं, उनको बुला करके एक मोटिवेशन लेक्चर्स उनके द्वारा दिया जाए, तो भी युवाओं में एक वो बढ़ेगा, ताकि वो अपने रोल मॉडल हीरो को अपने सामने देखेंगे तो शायद वो मोबाइल से दूर हो जाए। सरकार ने खेल क्लबों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है, तो इसको लेकर क्या नियम है और इससे क्या फायदे होंगे? जिस तरह से हर एक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराया गया, तो खेल मैदान का निर्माण करा देने से सिर्फ उसमें सफलता हमें हासिल नहीं हो सकती थी। हो सकता था कि कई लोगों तक ये बात पहुंचे ही नहीं, ये खेल मैदान का निर्माण क्यों हुआ है। तो फिर सरकार के द्वारा ये सोचा गया कि इस खेल मैदान का मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए खेल क्लब का गठन पे जोर दिया गया। अब खेल क्लब का गठन क्यों इस पे जोर दिया गया? क्योंकि मुझे लगता है कि जो उस क्षेत्र के नागरिक हैं, जो उस क्षेत्र के युवा हैं, उनको ज़्यादा पता होगा अपने पंचायत के बारे में। बिल्कुल। तो अगर हम जो भी युवा हैं, जो खेल प्रेमी हैं, अगर वहाँ पर एक क्लब बनाया जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके माध्यम से हम कुछ भी अगर योजनाएं सरकार की है
वो धरातल पर पहुंचा सकें, तो उसमें खेल क्लब का योगदान बढ़ जाता है। तो इसलिए इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए खेल क्लब गठन किया गया। खेल क्लब में अभी इसकी पात्रता के लिए है, जो भी खिलाड़ी हैं, युवा हैं या खेल प्रेमी हैं, वह आप जो बिहार उसके एक वेबसाइट है और इसका एक आपको स्कैनर QR कोड भी है दिया गया है। इसका वेबसाइट जो है club.biharsports.org है। इस पर जाके अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण बस वही है कि आपके पास वो आधार कार्ड होना चाहिए, एक ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, और आप जिस पंचायत से हैं उस पंचायत का उसमें नाम दे करके आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात अगर वहाँ पे ज़्यादा संख्या में हमारे पास सदस्य आ जाते हैं तो हम उन्हीं में से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का चुनाव करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से फिर खेल कार्यालय के माध्यम से वो जुड़े होते हैं। हमारा ग्रुप होता है, उसमें जो भी गतिविधियां होती है, जो जानकारी होती है, हम समय समय पे उनको उपलब्ध कराया कर देते हैं, और उनसे यह भी आग्रह करते हैं कि आप इस तरह की एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि खेल का विकास हो सके। अच्छा, अभी सरकार ने बिहार खेल नीति 2026 लागू की है, तो इसके तहत खिलाड़ियों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? खेल नीति, हालांकि इससे पूर्व भी बिहार में कई योजनाएं थी जो मैंने आपको पूर्व में बताया। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना है, खेल छात्रवृत्ति योजना है, मेडल नाउ नौकरी पाओ है। लेकिन एक समग्रता देने के लिए, खेल के विकास को समग्र विकास के लिए, या खेल संस्कृति को कहीं विकसित करने के लिए, और जो युवा हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने और उसके लिए प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए इस तरह की नीति की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी को मतलब अमल कर पहल देने के लिए और सरकार ने इसको स्वीकृति भी दे दी। इसमें यह है कि जो भी बच्चे हैं, जैसे कि अब इस नीति के तहत पारदर्शिता बढ़ जाएगी बच्चों में। जो भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर, सारी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। जैसे मेडल लाओ नौकरी पाओ है, उसके तहत ये भी उसमें शामिल होगा, छात्रवृत्ति योजना भी उसमें शामिल होंगे, और कई सारी सुविधाएँ, जैसे कि आपको प्रशिक्षक, अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, और आपको क्या कहते हैं, जैसे डाइट जो होता है, जो पोषक न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट होता है, उसकी जानकारी, साथ ही साथ जो खिलाड़ी हैं उनको इस फील्ड में बेहतर करने के लिए क्या क्या सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं हम दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस नीति में लाई गई है। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी पहल है सरकार की, और यह जरूर यहाँ के युवाओं के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। अच्छा, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के खेलों की बात करें तो ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, और इसमें कौन कौन से खेल शामिल हैं? जैसे कि खेल क्लब का गठन किया गया है, यह ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया गया, क्योंकि खेल क्लब का गठन पंचायत स्तर पे हुआ है। जैसे कि पूर्णिया जिला की बात करें, यहाँ पे 230 पंचायत हैं, तो यहाँ पे 230 खेल क्लब का गठन किया गया है। जहाँ महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, खास करके अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें भी महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग लड़कियों को खेल मैदान तक जाने के लिए रोक रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सोसाइटी के लिए भी। अगर मैं आकाशवाणी के माध्यम से आज अपने बातों को रख रहा हूँ और बहुत से लोग इस चीज़ को सुनेंगे, तो मैं उन सभी माता पिता से अनुरोध करूँगा, पहला मेरा ये अनुरोध रहेगा कि लड़के और लड़कियों में अब कोई अंतर रहा नहीं, और इन अंतर को पाटने के लिए हम उनको मोटिवेट करें, क्योंकि अब सरकार या फिर यहाँ के लोगों के द्वारा सुरक्षात्मक माहौल बना दिया गया है। कर सकते हैं। चलते चलते हमारे युवाओं और खिलाड़ियों के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो आज हमारी ये चर्चा रही बड़ा ही पॉजिटिव रहा है, और सभी मैं यहाँ के पूरे भारत देश और बिहार के निवासियों से ये आग्रह करूँगा कि एक तो जो बच्चों में प्रतिभा है उनको पहचानें, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ा हो चाहे खेल से जुड़ा हो। पहचानने के साथ साथ उस प्रतिभा को आकार देना पड़ेगा, उनको एक विश्वास देना होगा। हो सकता है वो फेल करे, कभी सक्सेस उनको मिले, लेकिन उनको हमें मोटिवेट करना होगा, उनको अवसर देने होंगे। और साथ साथ मैं माता पिता से ज़रूर आग्रह करूँगा, अपने बच्चे को विश्वास जताएं उन पे और उनको सपोर्ट करें। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है आज के जनरेशन से, आज के युवा हैं, इस पे काम भी कर रहे हैं, माता पिता भी आज बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी इस तरह से करते रहेंगे, और ज़रूर बिहार का भविष्य और भारत का भविष्य से बेहतर होगा। जी बिल्कुल, तो खेल से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका परिणाम है कि आज बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रही हैं। तो आज आपने हमारे श्रोताओं को खेल और उससे जुड़ी सरकारी योजनाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए रविशंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।